Hello students, welcome to part number 4 of Theory of Demand and Supply of the subject Business Economics for CA Foundation. तो लास्ट लेक्चर में हमने प्राइस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। अलॉन्ग विद प्राइस इलास्टिसिटी हमने पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मेथड से उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे ग्राफ पे प्लॉट होती है, वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, हमारा उतना पार्ट कवर हो गया था। नाउ कंटिन्यूइंग विद दैट, आज का जो पार्ट है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि कैसे अलग अलग इलास्टिसिटीज पे हम इंटरप्रेट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट। ठीक है, बेसिकली कि क्या वो एक्सप्रेस करता है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अगर जैसे यूनिटी इलास्टिक होता है दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 पॉइंट पे किस डायरेक्शन में मेरा प्राइस और डिमांड चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये वो हमें ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रीडिंग द पैराग्राफ। तो क्या कहता है ये, दे आर सेइंग कि इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड इट यूजफुल टू डिवाइड द डिमांड बिहेवियर इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है, जो डिमांड की हमारी बिहेवियर है, either it is increasing, decreasing, at which rate it is increasing, is it proportionate to the price or is it not, ठीक है वो, or is it even changing, ये जितनी भी behaviors in demand की as income as corresponding to the change in price, तो उसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है based on values of price elasticity। ठीक है, since we draw demand curves with price on the vertical axis and quantity on the horizontal axis, जो हमारा डिमांड कर्व होता है उस पर यहाँ पे हमारा क्यू है और यहाँ पी है। राइट, ऐसा ही होता है। ओके, अब क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व। ये इन्होंने मेरे को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में दे दिया कि द चेंज इन क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी चेंज हुई अपॉन जितना प्राइस चेंज हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व। तो काइंड ऑफ रेसिप्रोकली होगा कर्व, स्लोप ऑफ कर्व का, जो डिमांड कर्व है उसका जो स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसका स्लोप जो कैलकुलेट करते हैं उसका अगर रेसिप्रोकल लोगे, दैट इज इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस का वैल्यू। एज अ रिजल्ट, फॉर एनी प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, द स्टीपर द स्लोप द लेस इलास्टिक इज द डिमांड। ठीक है, स्टीपर का मतलब क्या होता है सर, तो स्टीपर का मतलब होता है क्लोजर टू द एक्सिस। जितना क्लोज है वो आपका कर्व एक्सिस से, उतना आपका स्टीपर स्लोप कर्व होगा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये मेरा डिमांड कर्व है, मेरा डिमांड कर्व है ये। अब देखो, एक तो मेरा, आप कह लो कि एक तो मेरा कह लो ये डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, एक मेरा ये डिमांड कर्व है और एक मेरा ये डिमांड कर्व है। तीन डिमांड कर्व मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कर्व है, दिस कर्व इज द फारदेस्ट फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, जो ये वाला मेरा कर्व है, दिस इज फारदेस्ट फ्रॉम द एक्सिस, और जो ये वाला है, दिस इज क्लोजेस्ट। ठीक है, तो अब इस केस में जो मेरा ये वाला कर्व हो गया, दिस इज स्टीप, दिस इज स्टीप, मैं इसको बोलूँगा दिस इज स्टीप कर्व। ठीक है, और देन वी कैन कंक्लूड कि इसकी डिमांड जो होगी, इट विल बी लेस इलास्टिक देन द अदर टू, देन द अदर टू, उसकी डिमांड जो है वो दैट विल बी लेस इलास्टिक। ठीक है, तो ये होता है स्टीप कर्व का मतलब, स्टीपर स्लोप।
ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। सही बात है, इलास्टिसिटी इज जीरो। अब यहाँ पे केसेस स्टार्ट हो गए, डिफरेंट केसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। सारे केसेस मैंने इसमें कवर कर रखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, दैट इज जीरो। जब जीरो होती है इलास्टिसिटी, elasticity is zero if there is no change at all in the quantity demanded when price changes. प्राइस तो चेंज हो गया लेकिन आपने डिमांड बिल्कुल नहीं चेंज करी। दैट इज व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल टू अ प्राइस चेंज। ठीक है, any change in price leaves the quantity demanded unchanged and consumers will buy a fixed quantity of a good regardless of its price. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी एग्जांपल दिया था, इसका एग्जांपल होता है मेडिसिन। कोविड के टाइम्स में जैसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, इंजेक्शन्स थे, उनका है ये एग्जाम्पल। आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो कि चाहे प्राइस जितना भी चेंज हो जाए, हम डिमांड नहीं चेंज करते बिकॉज दैट इज अ नेसेसिटी, दैट इज नेसेसिटी, वी कैन नॉट चेंज द डिमांड ऑफ इट, राइट। परफेक्टली inelastic demand is an extreme case of price insensitivity and is therefore only a theoretical category with less practical significance. बेसिकली जो ये वाला केस है, दिस इज ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मैंने शायद इलास्टिक बोल दिया, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। क्योंकि आप समझो इसमें क्या हो रहा है, मेरा प्राइस तो चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो बिल्कुल नहीं चेंज हो रही, बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रही। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, खिंचाव, खिंचाव होती है, कितनी डिमांड को हम खींच सकते हैं। यहाँ पे मैं डिमांड को खींच नहीं सकता बिकॉज वो मेरे लिए बहुत एक एसेंशियल आइटम है, बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है। तो चाहे उसका प्राइस बढ़ जाएगा, आई स्टिल विल कंटिन्यू परचेजिंग इट। ठीक है, चलो। और इसका अब सर इसका कर्व कैसा होता है, इसका कर्व होता है परफेक्टली, जो इसका वर्टिकल डिमांड कर्व होता है इसका, वो रिप्रेजेंट करता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये देखो, ये है, ओके, दिस इज और जीरो इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी। और इसका ये देखो क्या पे क्या है, लुक एट दिस। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरा प्राइस एक पॉइंट पे इधर है या इधर है या इधर है, एनी काइंड ऑफ प्राइस, डिमांड हमेशा यहाँ पे रहेगी। प्राइस कैन कीप ऑन चेंजिंग बट माई डिमांड इज फिक्स एट वन पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, आगे देखते हैं। इलास्टिसिटी is one or unitary. When your elasticity is one or unitary, when it is like that, when the percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price. When जितना प्राइस मेरा चेंज हुआ उतनी मेरी डिमांड चेंज हुई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है ना, स्टूडेंट से काम करते हैं, एक ना टेबल मैं बना देता हूँ आपके लिए, आपको समझने में आसानी होगी। पहला हम बनाएंगे इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक का। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, जब मेरा प्राइस 10 था,
मेरी डिमांड 50 थी, ठीक है, मेरा प्राइस 200 कर दिया मैंने, मेरी डिमांड 50 है, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है ना। अब जब मैं यूनिटरी की बात करता हूँ, तो यूनिटरी में क्या हो रहा है, जब मेरे प्राइस 10 था तो 50 थी, जैसे 20 प्राइस हुआ तो 25 होगी, ठीक है, प्राइस डबल हुआ तो डिमांड हाफ होगी, ठीक है ना। चलो, ओके, आगे देखते हैं। फिगर 8b में है एक यूनिट यूनिट इलास्टिक डिमांड का फिगर, वह डिमांड करे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपको याद रखना है। देखो, जब हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक का केस था, वहाँ पे डिमांड का कैसा था, वर्टिकल, ठीक है, लेकिन जब हमारा यूनिटरी इलास्टिक का केस है, उसमें है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर वो क्या होता है, ये देखो, बिल्कुल नॉर्मल जो हमने डिमांड कर्व हमने देखा था, बिल्कुल नॉर्मल डिमांड कर्व ही होता है यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल डिमांड कर्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस सर, नेक्स्ट देखते हैं, वो है इलास्टिक डिमांड, ठीक है, नेक्स्ट केस जो हमारा है, इट इज इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है सर, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 when the percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price। मैंने प्राइस बढ़ाया और डिमांड बहुत ही कम हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मेरा प्राइस चेंज हुआ उससे ज़्यादा कम हो गया क्वांटिटी, ठीक है, उसमें डिमांड जो है इलास्टिक है। जो ए सी टी वी हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए तो हम कम खरीदते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हम उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं। मेडिसिन के केस में हम वो नहीं कर सकते थे, भाई यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ गया इलास्टिक डिमांड। इसका मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। अगेन अपना वही टेबल निकालते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल कंटिन्यू करते हुए, लेट्स सी 10, 50, यहाँ पे मैंने प्राइस कर दिया 20, यहाँ पे मेरी डिमांड हो गई है 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने परसेंट से मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, सिर्फ उतने परसेंट से मेरी डिमांड नहीं चेंज हो रही, मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई, ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़ीरो ही हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, बस बहुत ज़्यादा गिर गई, ठीक है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फॉल इन डिमांड, ठीक है। और वो एंड व्हेन ड्रॉन द इलास्टिक डिमांड लाइन इज फेयरली फ्लैट, फिगर 8d है, देखते हैं, ये रहा, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, तो जब मेरा प्राइस पी है तो मेरी डिमांड यही डी, सॉरी क्यू, क्यू है डिमांड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे P1 पे गया, अगर आप इन दोनों का गैप देखोगे ना, इन दोनों का, दिस गैप इज लेसर देन दिस गैप, ठीक है, लुक एट द गैप बिटवीन देम, ये इतना गैप है और ये इतना गैप है, ये ज़्यादा गैप है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइस P से P1 थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन डिमांड बहुत चेंज होगी, Q से Q1 तक पहुंच गई डिमांड, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा डिमांड जो है वो ऐसा बन रहा है, ठीक है, फ्लैट ही, फेयरली फ्लैट, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस,
इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। ठीक है, सो दैट इज व्हेन द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो, तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस इज inelastic demand when the elasticity is less than 1. So elasticity is less than 1 when the percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. In such a case, demand is said to be inelastic. In this situation, when price falls, the buyers are unable or unwilling to significantly contract demand. इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस में चेंज आया है लेकिन डिमांड में उससे कम चेंज आया है। जो परसेंटेज हम चेंज निकालते हैं दैट इज लेसर। मतलब मैंने प्राइस तो उसका बढ़ा दिया लेकिन लोगों ने डिमांड थोड़ी सी कम करी, बहुत थोड़ी सी कम करी। ठीक है, देखते हैं केस एक और, उसी केस को कंटिन्यू करेंगे। 10 रुपीज़ पे मेरी डिमांड 50 है। ठीक है, मैंने प्राइस करके 20 कर दिया तो डिमांड मेरी होगी 45। ठीक है, तो जितने परसेंटेज से मेरा प्राइस इंक्रीज हुआ उतनी परसेंटेज से उससे कम परसेंटेज से मेरी डिमांड चेंज हुई है। ठीक है ना, ओके। In other words, the quantity demanded is relatively insensitive to price changes, or when drawn, the inelastic demand line is fairly steep. देखते हैं, ये है लेस देन 1। ये देखो जो मैंने बताया था वो क्लोजर टू दी एक्सिस। ये देखो ये फार्दर है, कितना दूर है एक्सिस से, एक्सिस तो यहाँ पे है। ठीक है, जो ये यहाँ पे कर्व है एक्सिस यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, वेरी क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनइलास्टिक डिमांड। अब इसमें देखते हैं कैसे हो रहा है। देखो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, बिग चेंज। क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, वेरी स्मॉल चेंज देन दिस। देखो कंपेयर कर लो खुद ही, कितने कम चेंज हो रहा है क्वांटिटी। दैट इज बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक वाला केस आ गया। When a small price reduction raises demand from 0 to infinity, demand curve is horizontal at the price level. Vertical, ठीक है? As long as the price stays at one particular level, any quantity might be demanded. Moving back and forth along this line, you find that there is a change in the quantity demanded but no change in price. Slight अगर increase होता है, they would not buy anything from the particular seller. Even the small price change would cause demand to fall to 0. So when you divide a number by 0, you get infinity. बात तो सही है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है ना, डायग्राम से समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। थोड़ा ये डिफरेंट केस है, देखो। इन्फिनिटी जब होता है ना, उसका ये मतलब है कि थोड़े से चेंज से भी डिमांड पूरी चेंज हो जाएगी मेरी। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। अपने टेबल से समझते हैं इसको कैसे। प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। 10 रुपीज़ पे मेरी डिमांड आ रही थी 50, जैसे मैंने 20 किया डिमांड ज़ीरो हो गई, ज़ीरो हो गई डिमांड। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। मेरे को
वो चीज़ ही 10 रुपीज़ पे रिक्वायरमेंट थी 50 यूनिट्स की। जैसे सेलर ने उसको 20 रुपीज़ पे कर दिया, 10 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया, मैंने कहा मुझे एक भी नहीं चाहिए, मेरे को एक भी नहीं चाहिए, मैंने कह दिया। दैट इज़ द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चल। तो ये हमारा लास्ट केस था, इन्फिनाइट इलास्टिसिटी। इसको एक बार तो समझेंगे इसके टेबल से भी। चलो लीव इट, ऐसे ही कर देता हूँ मैं ड्रॉ इसको। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या हो रहा है। इस प्राइस के पॉइंट पे कोई डिमांड ही नहीं है। डिमांड देखो ना, कोई है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है कोई, देयर इज नथिंग हियर। ठीक है, तो दैट इज जीरो डिमांड। तो ईपी मेरी जो है दैट इज इनफाइनाइट। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज जीरो। ऊपर आ गया प्राइस, नीचे डिमांड है। किसी भी चीज़ को जीरो से डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू इनफाइनाइट। ठीक है, चलो। ये टेबल है, इसको एक बार रीड। ठीक है, रीड करना है, वही सेम लिखा है जो हमने वही ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ एक दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे हेडफोन्स हैं, इलास्टिक डिमांड हो गई इसकी। वो देखो 1.8 आया है, वीट है 0.37, दैट इज इन इलास्टिक। कॉमन सॉल्ट, दैट इज इन इलास्टिक। ये चीज़ें जो हैं वो एसेंशियल्स हैं, ये दिस इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, सो डिमांड फॉर हेडफोन्स इज इलास्टिक, डिमांड फॉर वीट इज इलास्टिक, एंड डिमांड फॉर सॉल्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। ये दोनों जो हैं ये इन इलास्टिक हो गई, दिस इज इलास्टिक। ठीक है, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब क्या नेक्स्ट है, टोटल आउटले मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी। एक मेथड है टोटल आउटले मेथड। ठीक है, क्या कहता है ये मेथड, देखो रीड करते हैं। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले। आउटले का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर विच इज मेड ऑन इट आर सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली आप जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हो एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे, उसका प्राइस या फिर कोई एनी अदर कॉस्ट विच आर इंक्रिंग, that and the and its elasticity are related to each other. As the total expenditure, that is the price of the commodity multiplied by the quantity of that commodity purchase made on a commodity, is the total revenue received by the seller. जो आपने, अगर आप जैसे प्राइस है कमोडिटी का, आपने वो प्राइस पे किया, आपके लिए वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन सेलर के लिए क्या है, उसका रेवेन्यू है। ठीक है, वी कैन से दैट प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। बेसिकली क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ द सेलर। सही है, ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, जब मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ तो मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा एक्सपेंस है, व्हेन आई एम परचेजिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी आई एम पेइंग द प्राइस फॉर इट, दैट इज माई एक्सपेंडिचर। एंड दैट सेम थिंग, द प्राइस विच आई एम पेइंग, दैट मनी इज बीइंग रिसीव्ड बाय द सेलर एंड ही इज अर्निंग दैट मनी, वो उसका रेवेन्यू बन जाता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो हमारा टोटल रेवेन्यू का कंसेप्ट है और जो हमारा ये प्राइस इलास्टिसिटी है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों, देखो क्या लिखा है, by analyzing the changes in total expenditure or total revenue in response to a change in price, we can know the price elasticity of demand. अगर मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया किसी प्रोडक्ट का और मेरा जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, तो मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक है। लेकिन अगर मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज कर दिया लेकिन डिमांड उसकी
बहुत ज़्यादा कम चेंज हुई है, तो मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे कस्टमर्स के लिए इनइलास्टिक है। सेम इज द केस एक्सपेंडिचर, प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, प्राइस मान लो इंक्रीज हो गया बहुत, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मुझे पता है कि ये चीज़ जो है मेरे लिए इनइलास्टिक है, राइट। आगे पूरा इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि कैसे हर केस में डिफर करता है द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ओके, व्हेन ई इज इक्वल टू वन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, ई इज इक्वल टू वन, उस केस में क्या हो रहा है, when as a result of change in price, total expenditure or total revenue received remains the same, that is, तो उस केस में क्या होगा, इक्वल टू वन हो जाएगा। जितना प्राइस चेंज हुआ उतना रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांडेड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। आसान है बिल्कुल, कोई डाउट हो सीधा पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेटर देन वन, ये केस हो गया हमारा इलास्टिक। ठीक है, as a result of increase in price, expenditure made और total revenue received falls। ठीक है, इस केस में क्या होता है, फॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या, प्राइस बढ़ गया, वो चीज़ मेरे लिए इलास्टिक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको खरीदना कम कर दूंगा। ठीक है, तो रेवेन्यू भी गिर जाएगा और मेरा एक्सपेंडिचर भी गिर जाएगा। रेवेन्यू किसका गिरेगा, सेलर का, एक्सपेंडिचर किसका गिरेगा, मेरा। और प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर में ज़्यादा, उस पर मेरा बढ़ जाएगा और रेवेन्यू भी सेलर का बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन वन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेना एक बार फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेस देन यूनिटी, दैट इज inelastic. As a result of increase in price, expenditure received from that good or total revenue increases, or as a result of decrease in price, total expenditure or revenue received falls। तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो लोगों ने एक्सपेंडिचर करना भी इंक्रीज कर दिया और मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो चीज़ क्या है, इनइलास्टिक है, वो नेसेसिटी है किसी की, टू दे विल कीप ऑन डिमांडिंग फॉर इट, वो कम नहीं करेंगे डिमांड। और जैसे ही मैं उसका प्राइस जो है वो फॉल करता है, तो क्या है, उसका उसका प्राइस अगर डिक्रीज करता हूँ तो फिर उस पर जो एक्सपेंडिचर होता रहूँगा और जो मेरा रेवेन्यू है वो दोनों जो है फॉल कर जाएंगे। इस केस में वी कैन से इट इज लेस देन यूनिटी। ठीक है, ओके, अब ये केस हमने कवर करें, क्या लिखा है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट बाय यूजिंग दिस वी कैन ओनली से वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट कोएफिशिएंट। ये तो बात है, हम हम वो नहीं बता सकते कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर या फिगर क्या है of the price elasticity। we can only tell अगर ये चीज़ if the product is elastic और inelastic, बस ये दो चीज़ें हम बता सकते हैं, या यूनिटी हो सकते हैं। उसके अलावा हम कोई भी वो चीज़ नहीं बता सकते कि क्या इसका व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फिगर, व्हाट इज़ द काउंट, वो सब हम नहीं बता सकते, राइट। ये चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, except in the rare case of good with a perfectly elastic or perfectly inelastic demand. When a seller raises the price of good, there are two effects which act in opposite directions on revenue। तो एक किसी नॉर्मल केस में whenever the price increases of a good, तो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या है सर, तो प्राइस इफेक्ट है कि आफ्टर अ प्राइस इंक्रीज each unit sold sells at a higher price which tends to lower the revenue। ठीक है,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि देखो, प्राइस बढ़ने से आपको पता है डिमांड तो कम होती है। तो चाहे आपने प्राइस इंक्रीज कर दिया, लेकिन जब यूनिट्स की डिमांड ही कम हो गई है, तो आपका रेवेन्यू तो कम होगा ना। एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेलिंग 100 पीसेस एट द प्राइस ऑफ रुपीज 2। ठीक है, आपका रेवेन्यू हो गया 200। ये आपका टी आर है यहाँ पे 200। अब आपने प्राइस को इंक्रीज करके कर दिया, से आपने कर दिया 10 रुपीज़। ठीक है, आपने प्राइस कर दिया हमारा 10 रुपीज़। ओके, अब 10 रुपीज़ करने से क्या हुआ, डिमांड होगी हमारी 10 इंटू इज 10, दैट इज 100। ठीक है, अब ये देखो क्या हो रहा है, पर यूनिट प्राइस जो है वो तो आपने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, है ना। जो पर यूनिट प्राइस है वो तो आपने 2 से 10 कर दिया, जो यहाँ पे लिखा है। ईच यूनिट सेल्स एट अ हायर प्राइस। पहले 2 का प्राइस था, अब वो 10 का हो गया। तो यूनिट का प्राइस जो है दैट इज इंक्रीज, लेकिन टोटल रेवेन्यू। ओके ओके ओके। अच्छा, ओके ओके, माय मिस्टेक। यहाँ पे इन्होंने ना, आई डोंट नो क्यों ऐसे लिख रखा है, ये ब्रैकेट्स लिख रखे हैं यहाँ पे। ये मैं इसको देख के ना, आई थिंक एग्जाम्पल मेरा गलत बन गया। Okay, एक काम करते हैं, इसको इरेज करके दोबारा मैं बनाता हूँ एक एग्जाम्पल आपके लिए। अगर हम इफ़ वी कीप द क्वांटिटी अनचेंज्ड 100 ही रखते हैं, तो इसका क्या रेट अभी हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये अच्छा, ये सिर्फ प्राइस का इफेक्ट बता रहा हूँ। मैं इसको क्वांटिटी के उस पर, मैं लॉ लॉ ऑफ डिमांड तक पहुंच गया था इसमें। ठीक है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे वो सिर्फ प्राइस का इफेक्ट बता रहे हैं। ये देखो, ये गलती मुझसे हुई है, आप ध्यान रखना। ये सिर्फ प्राइस का इफेक्ट बता रहा है। ठीक है, कि रेवेन्यू रेज हो जाएगा क्योंकि ईच यूनिट पे सेल एट अ हायर प्राइस। 200 से मेरा रेवेन्यू 1000 हो गया। इसमें क्वांटिटी अनचेंज रखी है मैंने, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे खुद रेज बोला है। एक्चुअल में तो लोअर होगा, एज पर इफ यू गो बाय लॉ ऑफ डिमांड, एक्चुअल में वो लोअर होगा। क्वांटिटी इफेक्ट देखते हैं क्या है। आफ्टर द प्राइस इंक्रीज, फ्यूअर यूनिट्स आर सोल्ड, क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्यू विल गो डाउन, विच टेंड्स टू लोअर द रेवेन्यू। ये मेरे केस है, जो मैंने बनाया था ना केस, मैंने क्वांटिटी इफेक्ट वो एक्चुअली यहाँ फॉल करता है जो मैंने बनाया था। ठीक है, उसमें जो है हमारा रेवेन्यू डिक्रीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेट नेट इफेक्ट, अब आपने तो कह दिया कि यहाँ पे दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, दो इफेक्ट हो रहे हैं, पर रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पे क्या, कौन सा नेट इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन विच इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। इफ द प्राइस इफेक्ट विच टेंड्स टू रेज द टोटल रेवेन्यू इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इफेक्ट्स, देन टोटल रेवेन्यू गोज अप। अगर ये स्ट्रॉन्गर है पहला वाला, तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगी। और अगर क्वांटिटी इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर है, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो नीचे चला जाएगा, इट विल गो डाउन। ठीक है, चलो। The price elasticity of demand tells us what happens to total revenue when price changes. Its size determines which effect the price effect of the quantity effect is stronger. वो बताता है कि कौन सा इफेक्ट हमारा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, ये बताते हैं हमारी इलास्टिसिटी। ठीक है, अब जब आपका यूनिटरी हो गया, यूनिट इलास्टिक के केस में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज डज नॉट चेंज टोटल रेवेन्यू, कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वो बैलेंस हो जाता है, एग्जैक्टली बैलेंसेस ईच अदर। जैसे ये देखना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका आ गया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट चेंज है। ठीक है ना, चलो। और अगर डिमांड जो है वो किसी गुड की इन इलास्टिक है, इलास्टिक का क्या मतलब होता है कि जितना प्राइस चेंज हो जाए, डिमांड का जो चेंज है वो काफ़ी बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द चेंज इन प्राइस। तो हायर प्राइस इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू,
लोग तो डिमांड करते रहेंगे, तो जितना प्राइस इंक्रीज करोगे रेवेन्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो क्वांटिटी इफेक्ट इसमें वीकर है, राइट। और जब ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक। अब यहाँ पे हो गया फॉल इन प्राइस। ठीक है, ऊपर हमने देखा था दैट इज हायर प्राइस, फॉल इन प्राइस में क्या होता है, उससे टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। बिकॉज हाँ, इफेक्ट, क्योंकि देखो जब प्राइस कम हो रहा है ना, डिमांड तो इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो लेकिन रेवेन्यू पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, आपका यूनिट प्राइस ही कम हो गया, तो आपकी इस पर इफेक्ट पड़ेगा रेवेन्यू पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी इफेक्ट जो है दैट इज डोमिनेटेड बाय द प्राइस। अब जब इलास्टिक है डिमांड, इलास्टिक का क्या मतलब होता है सर, इलास्टिक का ये मतलब है कि अगर मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो डिमांड बहुत ज़्यादा मेरी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो उस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग प्राइस रिड्यूसेस टोटल रेवेन्यू। मैंने प्राइस इंक्रीज किया, डिमांड बहुत कम होगी तो रेवेन्यू कम होगा, फॉल इन प्राइस से वो इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस केस क्वांटिटी इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन प्राइस इफेक्ट। ठीक है ना। चलो, ये एक समरी है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अब ये हमें ये बताएगा कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी गुड की जो इलास्टिसिटी है, वेदर इट इज़ इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी, कोई भी है, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको डिटरमाइन करती हैं, वो है अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले पहले डिटर्मिनेंट पे आते हैं, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, कितने सब्स्टिट्यूट्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं मार्केट में। ठीक है, ये बात करते हैं। There is also the degree of substitutability and the extent of availability of substitutes, कि कितने डिग्री तक हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और वो जो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट है वो मार्केट में कितने डिग्री पे, कितने एक्सटेंट पे अवेलेबल होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ का आपको सब्स्टिट्यूट मिल ही जाएगा, और अगर मिल भी गया तो हो सकता है बहुत रेयर सब्स्टिट्यूट है वो, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ, वाटर। वाटर का सब्स्टिट्यूट तो आई डोंट थिंक कभी है। वाटर का आई नो पीपल यूज़ ब्लैक वाटर, ये सब यूज़ करते हैं, स्पार्कलिंग वाटर हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। बट समवेयर और द अदर जो हमारा नॉर्मल वाटर है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। वी द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट फंक्शन विदाउट हैविंग वाटर। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी अ पर्टिकुलर कार ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, तो उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, बिकॉज कार आपको किसी भी ब्रांड की मिल जाती है और सेम प्राइस रेंज में मिल जाती है, तो दैट्स वाई दे आर इजीली सब्स्टिट्यूटेबल। ठीक है ना। अब जैसे बटर है, कैबेज, कार, सॉफ्ट ड्रिंक, इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बटर है, बटर बहुत सारे कंपनीज का अलग अलग आता है। अगर बटर की बात करें एज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो बटर को यू कैन रिप्लेस विद घी, घी आता है। चीज़, वो भी है। कैबेज है, कैबेज इज़ अ ग्रीन वेजिटेबल, उसके भी अलग बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर, बहुत चीज़ें हैं। फिर कार, कार का तो आपको पता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे उसके भी अलग अलग ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं। ठीक है, ओके। देखो, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर ब्रांड्स ऑफ कार्स, अदर ब्रांड्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जो वही जो मैंने अभी बताया आपको, यही सब चीज़ें हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। A change in the price of these commodities, the prices of the substitutes remaining constant, can be expected to cause quite substantial substitution.
A fall in price leading customers to buy more of the quantity in question and a rise in price leading customers to buy more of the substitutes. ये हमने आपको याद होगा ऊपर भी देखा था. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिया था. ठीक है, उसी को कंटिन्यू करूंगा मैं. बॉल पेन है और यह मेरा जेल पेन है. ठीक है ना, ये हो गया प्राइस के लिए. व्हेन द प्राइस इज 10 रुपीज. ओके ओके वेट, इसको थोड़ा चेंज करते हैं. यहाँ कर देते हैं. ठीक है, चलो बनाता हूँ एग्जाम्पल. व्हेन द प्राइस ऑफ बॉल पेन इज 10. ये डिमांड है, ये प्राइस है. ठीक है, हाँ अब सही बन रहा है. यस, नाउ इट इज करेक्ट. व्हेन द प्राइस ऑफ बॉल पेन इज 10, जेल पेन की डिमांड इज 100. व्हेन द प्राइस ऑफ बॉल पेन डिक्रीजेस टू 5, अब क्या होगा, जो जेल पेन की डिमांड है दैट विल डिक्रीज बिकॉज बॉल पेन सस्ता हो गया. ठीक है, बॉल पेन सस्ता हो गया तो लोग ज़्यादा बॉल पेन खरीदेंगे, जेल पेन कम खरीदेंगे, तो जेल पेन की डिमांड गिर जाएगी. ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइस आपका 20 हो जाता है तो उस केस में आपकी डिमांड जो है जेल पेन की वो इंक्रीज करेगी क्योंकि बॉल पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया, बॉल पेन महंगा हो गया, तो अब लोग बॉल पेन कम खरीद के जेल पेन ज़्यादा खरीदेंगे. तो ये हो गया क्या एग्जाम्पल एक सब्सटीट्यूट्स का. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं. Commodities such as salt, housing, and all vegetables taken together have few, if any, satisfactory substitutes. जो salt हो गया या घर हैं, ये सारी जितनी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब है, इनके बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, वो मज़ा नहीं आता. ठीक है, ऐसा है. अब घर का आप क्या सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, आपको रहने के लिए तो घर ही होता है ना, उसका क्या सब्स्टिट्यूट है. अगर घर का सब्स्टिट्यूट आप एक बार कह भी सकते हो कि ठीक है, एक वो जो एक वैन के अंदर आप घर बना लेते हो ना, ऐसा काफ़ी चलता है वो है, बट वो इतना एक पहले बात तो कॉमन नहीं है, ऊपर से वो घर की फीलिंग नहीं देता, वो तो एक व्हीकल है ना. वो टेम्परेरी आप एक बार कह सकते हो कि ठीक है, जस्ट टू एक्सपीरियंस आपने एक बार वो अपने वैन में घर सेटअप कर लिया, आपका हाउस ऑन व्हील्स काइंड ऑफ कुछ बन गया, बट दैट इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी. आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जो आपको एक हाउस देता है, जो आपका खुद का घर होता है, वो आपको एक व्हीकल में इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ होती है जिनके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते. ठीक है, इवन होटल का रूम है कि वो भी इतना सेटिस्फैक्शन नहीं देता जितना आपका खुद का घर देता है आपको. ठीक है, तो अपनी ना अपनेपन वाली फील आती है वहाँ पर, वो होटल में नहीं आती. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये बात करें यहाँ पे. अब क्या होगा, मान लो सॉल्ट का, हाउसिंग का, इन सब चीज़ों का प्राइस राइज हो गया, लेकिन उनकी डिमांड में तो कम नहीं, वो डिमांड कम नहीं होगी उसकी. आप खाने में सॉल्ट यूज़ करते हैं हम, सॉल्ट का अगर प्राइस इंक्रीज़ हो गया, अब ऐसा तो है नहीं कि खाने में सॉल्ट डालना बंद कर देंगे, हम सॉल्ट तो फिर भी खरीदेंगे. कुछ हो सकता है, कुछ हाउस होल्ड हैं जो थोड़ा कम खरीदेंगे. पहले अगर वो 2-3 kgs ले रहे थे, तो वो 1 kg या 1.5 kg इतना लेंगे, कम लेंगे, लेकिन सॉल्ट तो वो फिर भी डिमांड करेंगे ही. ठीक है, क्वांटिटी हल्की सी कम कर सकते हैं कि ठीक है अभी महंगा हो गया तो इतना यूज़ नहीं आता, थोड़ा कम कर सकते हैं, बट कंप्लीटली ज़ीरो कर देना वो नहीं हो सकता बिकॉज दीज आर एसेंशियल्स. आप एसेंशियल्स की डिमांड को ख़त्म नहीं कर सकते. ठीक है, चलो. सो गुड्स विच हैव टिपिकली goods which have typically close or perfect substitutes have highly elastic demand curves. बिल्कुल. Moreover, wider the range of substitutes available, the greater will be the elasticity. Yes. For example, toilet soaps, toothpaste, etc. have wide variety of brands, and each brand is a close substitute for the other. बिल्कुल, बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे वैराइटीज़ है, तो दैट्स वाई ईच ब्रांड इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट. राइट, चलो.
अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की डिमांड इन इलास्टिक है। आपकी कार में अगर पेट्रोल डलता है, अगर पेट्रोल की जगह आप कुछ और डालोगे, वो गाड़ी तो खराब हो जाएगी आपकी, है ना। अब जब पेट्रोल वाली कार में आप डीजल डालोगे, तो वो कैसे चलेगी? चल भी गई तो खराब हो जाएगी, उसका अंदर का पूरा जो पार्ट्स हैं वो सब खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए और पेट्रोल अगर नहीं होगा तो आपकी कार चलेगी नहीं। दैट्स वाई डिमांड ऑफ पेट्रोल इज इन इलास्टिक, राइट। अब जब हमारी कंट्री में पिछले कुछ टाइम पहले पेट्रोल के प्राइसेस बहुत राइज हुए थे, पर लोग तो खरीद रहे थे ना, लोग तो खरीद ही रहे थे। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, दो चीज़ें हैं इसमें, ध्यान से सुनना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो पेट्रोल एज अ गुड है, और एक है इंडियन ऑयल्स पेट्रोल, एक पर्टिकुलर ब्रांड का पेट्रोल। अब इंडियन ऑयल का पेट्रोल जो है वो उसका डिमांड, क्योंकि उसके और भी सब्सिट्यूट्स होते हैं, और कंपेटिटर्स हैं इंडियन ऑयल के। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप इंडियन ऑयल की डिमांड होगी, अगर वहाँ पे इंडियन ऑयल मान लो अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीज़न, तो आपको कोई दूसरे ब्रांड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट शोज दैट एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इज इलास्टिक, आप दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो सकते हो इन केस यू नीड। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर गुड है, दैट इज इलास्टिक। ठीक है। अब हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। बीमार है तो दवाई खानी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। लेकिन दवाई में से कौन सी दवाई खानी है, उसके अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, है ना। अलग अलग डॉक्टर्स हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हो, वो उसकी डिमांड की इलास्टिक बन जाती है। कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, इन सब की इलास्टिक होती है, क्योंकि उसके गुड सब्सिट्यूट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोजिशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर्स बजट, द ग्रेटर द proportion ऑफ इनकम स्पेंड जनरली द ग्रेटर विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आप इनकम किसी चीज़ पर स्पेंड करते हो, उतनी इलास्टिक उसकी डिमांड होती है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है यहाँ पे। देखो, जो हमारे एसेंशियल्स होते हैं, मान लो आपकी इनकम है 1000 रुपीज़। ठीक है, माई इनकम इज़ 1000 रुपीज़। ठीक है ना। अब इनकम के मैं दो पार्ट करता हूँ। एक मैंने किया लग्जरीज, या फिर काम करो इसको 1 लाख कर दो ताकि तो एग्जाम्पल सेट बैठ जाएगा। लग्जरीज है मेरी ये। ठीक है, और एक है मेरी एसेंशियल्स। ठीक है, एक लग्जरीज हैं, एक एसेंशियल्स हैं। अब लग्जरीज में आता है टीवी, एसी, क्लोथ्स तो चलो कुछ और भी मान सकते हैं उसको, फ्रिज, ये सब चीज़ें हैं। एसेंशियल्स में क्या है, मेड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लो, या फिर आप ले लो इसको, सॉल्ट कर लेते हैं एक। ठीक है, फ्यूल है, ये चीज़ें हैं। अब देखो, आप ये बात नहीं समझो, जो आप इन चीज़ों पे जो आप इन चीज़ों पे स्पेंड करते हो ना, ये वो अमाउंट जनरली कम होता है। ठीक है, 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो महीने का। ठीक है, लेकिन आप उसमें से जितनी मेड्स ले रहे हो, जितना आप उसमें से सॉल्ट या फ्यूल ले रहे हो, वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी इनकम को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। अब मैं आपको एक और इसमें से एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे इस पे आप मान लो स्पेंड कर रहे हो 80,000 पर मंथ, तो और इस पे आप स्पेंड कर रहे हो 20,000 पर मंथ। ठीक है, इसको भी 80K करके लिख देता हूँ। देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये लग्जरीज हैं, ये लग्जरीज जो हैं, टीवी, एसी, फिर जो महंगी आती हैं, जो महंगी आती हैं उस पर आपकी इनकम ज़्यादा कंज्यूम होगी। ठीक है, लेकिन जो मेडिसिन हैं, सॉल्ट है, फ्यूल है, ये सब उतना महंगा नहीं आता, उतना ज़्यादा हमारा यूज़ भी नहीं होता। ठीक है, मेडिसिन ठीक है चाहिए होती हैं, सॉल्ट खाने में जाता है, पर इतना भी महंगा नहीं आता कोई।
ठीक है। फ्यूल है, फ्यूल आपका अगर आप 1,000 रुपये का भी डलवाओगे पेट्रोल, 1,500 2,000 का डलवाओगे, अच्छा चल जाएगा। ठीक है। आपके एक दो दिन 2-3 दिन का काम भी इसमें, जैसे उससे ज़्यादा ही एज पर द माइलेज वो आपका चल जाएगा काम। ठीक है। उस पर आपका खर्चा होगा महीने का 20,000। तो अब व्हाट इज़ द पॉइंट, मैं क्या पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ वो बताता हूँ। ग्रेटर द proportion ऑफ इनकम spent on a commodity, generally the greater will be elasticity of demand and vice versa। मैं ग्रेटर अमाउंट इस पे स्पेंड करूँगा इनकम का, टीवी ऐसी फ्रिज में बाद में भी खरीद सकता हूँ, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है। तो इसकी डिमांड है इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक डिमांड है इसकी। ऑन दी अदर हैंड, 20,000 रुपये महीने मेरी इनकम का 20% है। ठीक है। वो एज देखा जाए तो लग्जरी से तो कम ही है, बहुत कम है। ठीक है, कम पोर्शन, कम प्रोपोर्शन है मेरी इनकम का वो। दैट्स वाई। और इसकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। मेडिसिन जो हैं वो नीडेड हैं, दे आर नीडेड। या आई कैन नॉट पोस्टपोन द डिमांड फॉर इट, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ नीडेड फॉर माई हेल्थ। सॉल्ट है, खाने में डलता है सॉल्ट, खाना तो खाऊंगा ना, वो पोस्टपोन नहीं कर सकता सॉल्ट भी। फ्यूल, फ्यूल है, मेरा व्हीकल चलना चाहिए, है ना, व्हीकल चलेगा तभी कुछ मैं काम पे जा पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा। व्हीकल में को व्हीकल में क्या डालते हैं, फ्यूल। फ्यूल चाहिए, इन इलास्टिक डिमांड। तो जितना कम आपका प्रपोर्शन है उसका इनकम का उस पर जा रहा है, उतनी वो चीज़ आपके लिए इन इलास्टिक होती है। ठीक है। ओके। ये आईएसए ने इस पैराग्राफ में थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं, इफ़ यू वांट देन आप एक बार रीड कर लेना। मैंने एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझा दिया था, होपफुली आपको समझ आ भी गया हो। ठीक है, राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेचर ऑफ द नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाइज। अब इसमें वही बात करी इन्होंने, देखो एक तो लग्जरी गुड्स हैं, उनकी इलास्टिक होती है डिमांड। नेसेसिटीज़ जो होते हैं उसके होते हैं इन इलास्टिक। सेम बात करिए बिल्कुल। पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिक हो गया, पोस्टपोन नहीं कर सकते नेसेसरी गुड्स को तो वो इन इलास्टिक हो गया, बात खत्म। नंबर ऑफ यूजेस पे चलते हैं। जितने ज़्यादा यूजेस हैं उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। ठीक है। अब जब when the प्राइस डिक्रीजेज, ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है तो क्या होता है, और यूजेस में काम ले लेते हैं। मिल्क का मैंने पहले भी आपको मिल्क का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो इन्होंने सेम एग्जांपल यूज़ किया मिल्क का। देखो, मिल्क है, अगर उसकी प्राइस फॉल होता है देन कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज, लाइक कर्ड बन जाती है, उसकी क्रीम बन जाती है, घी, स्वीट्स। बट इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेज, it's used to be restricted only to essential purposes like feeding children and sick persons। अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो सिर्फ बहुत एसेंशियल पर्पज़ के लिए ही हम उसको यूज़ करेंगे, मिल्क को। ठीक है। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, महंगा हो गया मिल्क, तो हम बहुत कम यूज़ के लिए उसको यूज़ करेंगे, बचाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नीड जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे काम आ सके। लेकिन जब प्राइस ही बहुत कम है, सस्ता है बहुत, फिर तो आप और भी चीज़ें, उससे कर्ड बना लो, क्रीम बना लो, घी बना लो, स्वीट्स बना लो, जो बनाना है, पनीर बनाना है, सब बना सकते हो। ठीक है। चलो, टाइम पीरियड। The longer the time period one has, the more completely one can adjust. Time gives buyers the opportunity to find alternatives or substitutes or change their habits। टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब तो टाइम का क्या मतलब होता है इसमें, देखो आगे देखो। मोटरिंग हैबिट्स। इन रिस्पॉन्स टू हायर पेट्रोल प्राइस वन कैन इन द शॉर्ट मेक फ्यूअर ट्रिप्स बाय कार। अगर आप पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, आप ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो ना, गाड़ी कम यूज़ करो। पेट्रोल आप जो आपने डलवाया वो लंबा चल जाएगा। ठीक है। जो आपने पेट्रोल डलवाया है वो लंबा चल जाएगा। ठीक है। आप जो है इसमें कम यूज़ करो कार को, अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत हाई है। ऐसा नहीं कि गाड़ी का यूज़ बंद ही कर दो, थोड़ा कम यूज़ करो अभी के लिए, क्योंकि प्राइस हाई है। जैसे ही प्राइस आपका ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा या कम हो जाएगा, आप कर लो पूरा यूज़ कार को। लेकिन जब प्राइस आपको पता है कि हाई है, थोड़ा महंगा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, बचा लो पेट्रोल को, है ना, ये कर सकते हैं। तो ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है। चलो, फिर आता है कंज्यूमर हैबिट्स। अगर आप हैबिचुअल हो तो जितना प्राइस चेंज हो जाए डिमांड विल बी इनइलास्टिक। ठीक है। एंड इफ बायर्स हैव रिजिड प्रेफरेंसेस डिमांड विल बी लेस प्राइस इलास्टिक। अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट है, फिर तो चाहे उसका जितना प्राइस इंक्रीज हो जाए आप वो चीज़ खरीदोगे, तो आपके लिए वो चीज़ क्या है, इनइलास्टिक हो गई। कुछ लोगों को जैसे क्या होता है, माउथ फ्रेशनर्स हो गए, ठीक है, या वो
सौंफ सौंफ है या फिर कोई पर्टिकुलर फ्रूट है ऐसा जो आपको खाना ही खाना है, ठीक है, तो फिर तो चाहे उसका जितना प्राइस इंक्रीज हो आप वो खरीदोगे क्योंकि आपको हैबिट होगी उस चीज़ की, उसको कंज्यूम करने की। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं टाइड टाइड डिमांड। इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री भी कह सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ही हो गई ये भी। ठीक, tied to others is normally inelastic as against those whose demand is of autonomous nature। प्रिंटर है, इंक कार्ट्रिज, अब इंक के बिना प्रिंटर चलेगा नहीं और प्रिंटर के बिना इंक का कोई काम नहीं है। क्या, इंक के बिना प्रिंटर चलेगा नहीं और प्रिंटर के बिना इंक का कोई काम नहीं। दोनों हैं एक दूसरे से टाइड, पेन एंड इंक। कार एंड फ्यूल, बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स। तो इसमें क्या हो गया, उस उस गुड्स की क्या है, इनलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है ना। चलो प्राइस रेंज, बहुत हाई प्राइस रेंज में है, बहुत हाई प्राइस रेंज में है या फिर वेरी लो प्राइस रेंज में है, उसमें उसकी होती है इनलास्टिक डिमांड। मिडिल रेंज में जो है उनकी होती है इलास्टिक डिमांड। प्राइस रेंज में भी फर्क पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हाई रेंज में है, तो उसकी डिमांड है इन इलास्टिक। ठीक है, लेकिन अगर मिडिल रेंज में ठीक ठाक है तो इलास्टिक है, और बहुत अगर कम भी है प्राइस तो उसकी डिमांड है इन इलास्टिक। ठीक है, अब माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। The demand for cheap complementary items to be used together with the cost of product will tend to have inelastic demand। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, देखो क्या लिखा है, द डिमांड फॉर चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज टुगेदर विद अ कॉस्टली प्रोडक्ट विल टेंड टू हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। इसका क्या मतलब होता है कि एक आपका कॉस्टली प्रोडक्ट है, जैसे कार है, आपका कार है, आपका कॉस्टली प्रोडक्ट है। ठीक है, आपका जो कार है दैट इज ऑफ 20 lakhs। पेट्रोल जो है दैट इज 100 रुपीज़ पर लीटर। अब 20 लाख की तो आपकी कार है, इतनी महंगी, 20 lakhs इज अ बिग अमाउंट। 20 लाख की आपकी कार है, लेकिन जो आपका पेट्रोल है दैट इज 100 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर करना। ठीक है, अब बात समझो, 20 lakhs की मेरी तो कार हो गई, और 100 रुपीज़ पर लीटर जो है वो मेरा पेट्रोल है। यहाँ पे कार एक कॉस्टली प्रोडक्ट है और पेट्रोल जो है दैट इज़ अ चीप प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन है वो कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि पेट्रोल के बिना मेरी कार चलेगी नहीं, और कार के बिना पेट्रोल का कोई काम नहीं है। काम हो भी सकता है पेट्रोल का, काम यूजेस तो होते हैं उसके, बट जो ऑटोमोबाइल वाला है या फिर जो स्पेशली गाड़ियों के लिए हमने बनाया है, उसको रिफाइन करके कुछ किया है गाड़ियों के लिए, तो उसके गाड़ी के बिना तो उसका कोई काम नहीं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है ना। ओके, चलते हैं। Firms aim to maximize their profits and pricing strategy is highly decisive in attaining their goals। Knowledge of the price elasticity they sell। तो बेसिकली क्या है, फर्म्स जो है वो इस डेटा को एनालाइज करती हैं कि एक पर्टिकुलर जो अपना प्रोडक्ट है वो कितना ज़्यादा इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। उससे उनको हेल्प मिलती है प्राइस को सेट करने में। ठीक है, अगर इलास्टिक है उसकी डिमांड आपके प्रोडक्ट की, फिर क्या होगा, आप प्राइस को लोअर कर लो ताकि वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाए, ताकि लोग ज़्यादा खरीदें। ठीक है, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। और जब आपकी अच्छा, अब देखो ये तो प्राइस कम करने की बात हुई। अब अगर प्राइस इंक्रीज करने की बात है, इन व्हेन द गुड्स इज इलास्टिक, तो प्राइस इंक्रीज विल लीड टू डिक्लाइन टोटल रेवेन्यू एज फॉल इन सेल्स विल बी मोर देन प्रोपोर्शनेट। बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाएगी अगर आपने प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इलास्टिक प्रोडक्ट है वो। ठीक है ना। और अगर अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो आप इंक्रीज कर लो प्राइस, और टोटल रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिमांड कम नहीं होने वाली है। ठीक है, डिमांड और कम, क्योंकि डिमांड कम नहीं होने वाली है। चलो, अब गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये इसकी नॉलेज रखना। क्यों होता है सर, क्योंकि आप जब ट्रांसपोर्ट या टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस आप प्रोवाइड करते हो,
तो उसमें आपको प्राइसिंग कैसे रखनी है, उसकी डिटरमाइन कैसे करना है उसके प्राइसेस को, उसमें हेल्प करता है आपको डिटरमाइनिंग दी इलास्टिसिटी। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ स्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू इंक्रीज इन प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल टैक्सेस एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ सच रिस्पॉन्सिबल टैक्स रेवेन्यूज। क्योंकि अगर देखो प्राइस बढ़ जाते हैं और डिमांड बहुत कम हो गई, फिर गवर्नमेंट उतना अर्न नहीं कर पाएगी। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जो सब होगा उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लगता है। आप जब कोई सर्विस लोगे गवर्नमेंट से तो जीएसटी भी पे करोगे साथ में, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी, टैक्स आपका उनका टैक्स रेवेन्यू बहुत कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये देखो यही लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात होगी। समझ गया आप? चलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का टॉपिक खत्म होता है। अब एक काम करते हैं, एज ऑफ नाउ इस लेक्चर को यही पे एंड करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया था इन लास्ट 1 and 2 पार्ट्स। ठीक है, वो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टार्ट विद इनकम इलास्टिसिटी, एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। ट्राई करूँगा मैं इस पूरे चैप्टर को अभी नेक्स्ट पार्ट में ही बिल्कुल ख़त्म कर दें। ठीक है, लेट्स सी कितना कर पाते हैं। ये एक्चुअली चैप्टर नहीं खत्म होगा, यूनिट खत्म होगा। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यूनिट खत्म होगा, क्योंकि अभी चैप्टर तो बाकी है, अभी 2 यूनिट्स और पड़े हुए हैं। तो आई थिंक दिस चैप्टर विल टेक मैनी पार्ट्स नाउ। ठीक है, हमारा ये आई थिंक 4th पार्ट होगा। ठीक है, 4th पार्ट के बाद अभी नेक्स्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे विद इनकम इलास्टिसिटी तो वो होगा 5th पार्ट। ट्राई ये करूँगा कि 5th पार्ट में पूरा हमारा ये यूनिट तो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, सो दैट वी कैन सेफली मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट नंबर 2। ठीक है, कोशिश करते हैं जल्दी ख़त्म करें। देखो कि स्टूडेंट्स क्या हो रहा है ना, आई एम मेकिंग लॉट ऑफ पार्ट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। आई वांट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, मैं चीज़ें स्किप नहीं कराना चाहता। ठीक है, इवन इफ मेरे को लगता है कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ कुछ ऐसे बीच में आते हैं टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, सो दैट यू विल हैव द नॉलेज एंड इट विल हेल्प यू इन इन द फ्यूचर। ठीक है, आई नो आपने ये सब 11th एंड 12th में पढ़ रखा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ प्लस पॉइंट, बिकॉज इन इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग है पहले से या अब हो रहा है उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे सारा कुछ, सिलेबस में पूरा कवर करूँगा। ठीक है, बट कितने पार्ट्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, उतना मैं अभी गारंटी नहीं दे सकता। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई दिस चैनल। ठीक है, तो दैट्स वाई प्लीज़ योर सपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपका लेक्चर अच्छा लगा मेरा, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, share it with your friends and comment. Also, make sure to subscribe the channel.